रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक पहले करते, ठीक है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी, ठीक है। कल हमने लंग्स कैंसर डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने जनाब जो पैथोलॉजी पार्ट है वो फिनिश हुआ है। आज हम फार्माकोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जो ड्रग्स आते हैं तो वो फार्माकोलॉजी है ना, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिन के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय एंटी हिस्टामिन ड्रग। ये फार्माकोलॉजी पार्ट है, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, इसको आज वाइंड अप करना है, ठीक है। ओके, सो एंटी हिस्टामिन में इतना याद रखें, हिस्टामिन है क्या चीज़। इट इज़ अ केमिकल मीडिएटर विच हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जी कराती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों को एलर्जी होती है उनमें किस चीज़ का लेवल बढ़ता है, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन के खिलाफ जितने भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्टली किसको रिलीव करती है, एलर्जी को रिलीव करती है। इसमें लेके द एजेंट्स which block या inhibit the action of what answer is histamine and relieve allergic reaction, that is called antihistamine। मतलब वो ड्रग, बहुत सारे लोग आते हैं क्लिनिक के अंदर कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी है, हम फिर ड्रग्स देते हैं और उन ड्रग्स की वजह से हम कोशिश करते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन को क्या करें, काम करें। और उन ड्रग्स का काम यह है कि वो किस चीज़ को ब्लॉक करेंगे, हिस्टामिन को ब्लॉक करेंगे। तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि पूरी मेडिकल फील्ड में कि वो कौन सी केमिकल मीडिएटर है जो एलर्जी काज करने में हेल्प करती है, उसका नाम क्या है, हिस्टामिन है। एलर्जी को कम करने का मतलब किस चीज़ की फंक्शन को ब्लॉक करना है, हिस्टामिन को ब्लॉक करना है। और उन ड्रग्स को हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखें, हिस्टामिन मेनली मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन by acting on H1 receptor and activating C fibers, ठीक है। ये फिजियोलॉजी का पॉइंट है, फर्स्ट ईयर वाले याद रखें। फिजियोलॉजी के अंदर बार बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, उनको हम ए फाइबर, बी फाइबर एंड सी फाइबर कहते हैं। एक्चुअली इफ समवन आस्क यू व्हाट इज सी फाइबर, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है, ये न्यूरॉन का एक किस्म है। इस सी फाइबर जैसे न्यूरॉन पे जो भी मीडिएटर एक्शन करता है उससे बॉडी के अंदर ईचिंग प्रोड्यूस होती है, एंड दैट ईचिंग इज कॉल्ड एलर्जी। उसको क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। कभी कभार हम कोई चीज़ खाते हैं उसके बाद हमें जनाब प्रूराइटिस होता है या इचिंग होती है, या कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि वो कौन सी चीज़ है स्किन के अंदर, अगर इसको एक्टिवेट की जाए तो उससे एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सी फाइबर न्यूरॉन। और इस सी फाइबर न्यूरॉन को एक्टिवेट करना दैट इज़ द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन, वो हिस्टामिन का काम है। तो प्लीज़ जितने भी फिजियोलॉजी एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये ज़रूर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन इन द स्किन व्हेन एक्टिवेटेड बाय हिस्टामिन इट कैन काज एलर्जी। आंसर इज सी फाइबर न्यूरॉन। क्लियर है। अब दो बात याद रखना है कि हमने H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है और किसको ब्लॉक करना है, सी फाइबर को ब्लॉक करना है। अगर इन दोनों को हम ब्लॉक करें तो उससे हम किस चीज़ को कम कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन को कम कर सकते हैं। अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है, अब लेके H1 ब्लॉकर्स कि वो कौन से ड्रग है जो H1 पे काम करते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं। तो फर्स्ट लेके H1 ब्लॉकर्स, ठीक है। H1 ब्लॉकर्स के जो ड्रग है उनमें से एक MCQ क्वेश्चन आता है। H1 ब्लॉकर्स को फार्माकोलॉजिकली हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, फर्स्ट जनरेशन ड्रग और सेकंड जनरेशन ड्रग। तो यहाँ पे लेके क्लासिफिकेशन का, बस क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन में आप लोग मेंशन करें, इसमें हम दो जनाब चीज़ें इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर, फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर, और इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मार्केट के अंदर ड्रग है जिस पर हम किस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, H1 को। मेडिकली बीइंग अ डॉक्टर हम उसको क्लासिफाई करते हैं कितने जनरेशन में, दो में, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। अब आप लोगों से अगर कोई ये सवाल करे कि यार ड्रग एक ही है और दोनों ने किसको ब्लॉक करना है, H1, तो इसको फर्स्ट क्यों कहते हैं और इसको सेकंड क्यों कहते हैं? ये जो ड्रग्स थे ये बहुत पहले के डिस्कवर हुए थे, दीज आर ओल्डर ड्रग, और वो ड्रग जो अभी अभी डिस्कवर हुए हैं और वो भी H1 को ही ब्लॉक करें लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या है, कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड जनरेशन। सबसे पहले इसमें लेके दीज आर ओल्डर, ये ओल्डर ड्रग है, दीज आर ओल्डर एजेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग है ये बहुत पहले के जनाब डिस्कवर हुए थे, लेकिन इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स फिर बहुत ज़्यादा आने लगे, तो फिर मार्केट के अंदर फार्मास्यूटिकली इन ड्रग्स में हमने मॉडिफाई किया है और ऐसे ड्रग्स तैयार किए कि वो भी H1 पे ही काम करें लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो, कम हो, तो उसको हम सेकंड जनरेशन कहेंगे। वो ड्रग जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा थे वो फर्स्ट जनरेशन थे क्योंकि ये पुराने ड्रग्स थे, ओल्डर थे, लेकिन वो ड्रग जिसमें हमने मॉडिफिकेशन की H1 पे ही काम करना था लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या हो गए, कम, तो वो सेकंड जनरेशन बन गया। तो यहाँ पे लेके दीज आर न्यूअर ड्रग, ये क्या होते हैं, दीज आर न्यू या न्यूअर, न्यूअर से मुराद न्यू है, एजेंट्स, ये मतलब रिसेंटली मार्केट के अंदर न्यू ड्रग्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट जनरेशन ड्रग देने हैं, ये जिसमें जितने भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे दीज आर लिपिड सॉल्युबल, ये क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल। यहाँ पे लेके दे आर, हाँ जी, वो ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइपोफिलिक, इसको क्या कहते हैं, लाइपोफिलिक। दोज ड्रग विच लव टू सॉल्युबल इन लिपिड दे आर कॉल्ड लाइपोफिलिक, और ये जो होते हैं दे आर लाइपोफोबिक। इसका मतलब ये है कि ये लिपिड के अंदर सॉल्युबल नहीं है बट दे आर सॉल्युबल इन दी वाटर, सो दे आर लाइपोफोबिक। सो दोज H1 blocker which is highly soluble in the lipid they are called H1, that is first generation। और वो ड्रग जो H1 पे ही काम करे लेकिन लिपिड में सॉल्युबल ना हो तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड जनरेशन कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखे, अब देखें जो चीज़ भी लिपिड सॉल्युबल होता है वो किसी भी बैरियर को आसानी से क्रॉस करता है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकेगा। यहाँ पे लेके गुड CNS पेनिट्रेशन, इसका मतलब ये है, CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर हम H1 ब्लॉकर में फर्स्ट जनरेशन इस्तेमाल करेंगे तो ये ड्रग ब्रेन तक आसानी से जा सकते हैं क्योंकि दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज दे आर लाइपोफिलिक। जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा वो किसी भी बैरियर को बॉडी के अंदर क्रॉस कर सकता है। क्लियर है? सो दे आर लाइपोफिलिक बिकॉज दैट इज वाई दे हैव गुड CNS पेनिट्रेशन। इसमें लेके पुअर CNS पेनिट्रेशन, ये ड्रग सही तरीके से ब्रेन तक को नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ पे दो बात याद रखें, आप लोगों के पास पेशेंट आएंगे क्लिनिक के अंदर कि डॉक्टर साहब ऐसा ड्रग दे दे कि मुझे एलर्जी भी कम हो जाए और मुझे नींद भी आ जाए, मतलब ऐसी ड्रग जो एलर्जी कंट्रोल भी करे और इंसान को नींद भी दिलाए, तो हम वो ड्रग देंगे जो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, CNS। और जब ये CNS पे जाकर काम करेंगे तो इंसान को नींद आता है। तो द बेस्ट ड्रग्स आर विच जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ऐसा ड्रग अगर आपके पास एक बंद आ जाए, वो टैक्सी ड्राइवर है, वो कहते हैं मैंने टैक्सी भी चलानी है और जनाब मैंने एलर्जी को भी कंट्रोल करना है, तो उसको ऐसे ड्रग देंगे कि वो एलर्जी तो कंट्रोल करे लेकिन वो CNS ना जाए ताकि उसको सेडेशन ना हो, तो हम कौन सा जनरेशन, सेकंड जनरेशन देंगे। सो दीज आर कॉल्ड सेडेटिव एंटीहिस्टामिन एंड दे आर नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिन। क्लियर है? अब इसमें लेके एजेंट्स, केस में ड्रग्स कौन कौन से हैं, दो तीन याद रखने हैं आप लोगों को। अगर फार्मूले याद आ गए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट ड्रग इन दिस कैटेगरी दैट इज कॉल्ड, देखे दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, क्लोर। और इसमें लेके व्हाट इज दिस, पेनारामीन। इसमें जो पहला ड्रग है दैट इज कॉल्ड क्लोरपेनारामीन। क्लियर है? दिस इज द ड्रग, सेप्ट्रॉन DS का नाम सुना है कि नहीं? जो सेप्ट्रॉन होता है बच्चों को खिलाने के बाद बच्चे नींद में चले जाते हैं, वो सो जाते हैं। इसका वजह यह है कि इसमें जनाब क्लोरपेनारामीन होता है, और क्लोरपेनारामीन एक ऐसा एंटीहिस्टामिन है दैट हैज़ अ गुड CNS पेनिट्रेशन।
और जब ये ब्रेन तक चला जाता है तो इसकी वजह से इंसान को सेडेशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अनदर ड्रग इन दिस कैटेगरी दैट इज कॉल्ड डाइपेनहाइड्रामीन। एक क्या होता है? डाइपेनहाइड्रामीन। बहुत सारे कफ सिरप होते हैं जो कांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम कभी कभार नींद की वजह से, कांसी की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात को कांसी होता है तो इससे इंसान सही तरीके से नींद नहीं करता, तो हम ऐसे ड्रग देते हैं। और कांसी का एक रीज़न एलर्जी हो सकता है कि नहीं। अब उस कंडीशन में ऐसा ड्रग देते हैं कि वो कफ को भी रिलीफ दे दें और इससे इंसान सो भी सके। तो बहुत सारे कफ सिरप के अंदर क्या होता है? डाइपेनहाइड्रामीन होता है। तो इसका मतलब ये है, हम कहते हैं कि यार रात को मैंने प्लानर सिरप खाया है, उससे बहुत आराम मिल गया है। इसका मतलब ये है कि उस कफ सिरप के अंदर ऐसा ड्रग था कि वो किसको ब्लॉक कर चुका है? H1। लेकिन उसने जाकर किसको क्रॉस किया है? CNS पेनिट्रेशन की है, जिसकी वजह से इंसान को नींद आई है। क्लियर है कि नहीं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन दिस कैटेगरी दैट इज प्रोमेथाजीन। एक और ड्रग भी लेके दैट इज कॉल्ड प्रोमेथाजीन। ठीक है, प्रोमेथाजीन। अगर किसी को नजर नहीं आता तो इसका स्पेलिंग लिखे, दैट इज कॉल्ड प्रोमेथाजीन। दिस इज द अनदर ड्रग प्रेजेंट इन दिस कैटेगरी। बस ये तीन ड्रग याद रखें, क्लोरपेनारामीन, डाइपेनहाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजीन। ये तीन ऐसे ड्रग है कि ये H1 ब्लॉकर होते हैं, लेकिन दे आर बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी? फर्स्ट जनरेशन। ये बहुत पुराने ड्रग है, लेकिन ये ड्रग जो भी लेगा उसकी वजह से इंसान को एलर्जी भी कम होगी और इससे नींद भी आएगी, बिकॉज दिस ड्रग हैज अ गुड CNS पेनिट्रेशन। क्लियर है। अब ऐसे ड्रग जो आजकल मार्केट में यूज होते हैं और बहुत कॉमन यूज होते हैं और वो न्यूअर ड्रग है, तो उसके एग्जाम्पल लेके, इसके एजेंट्स लेके, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? शाबाश। नंबर 1 इसके अंदर आते हैं सेट्रेजिन। कौन सा ड्रग? सेट्रेजिन। सेट्रेजिन नाम सुना है कि नहीं? सेट्रेजिन जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है मार्केट के अंदर। इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज रेजेक्स। वो क्या होता है? रेजेक्स। ये रेजेक्स के नाम पे भी आता है, ये एटारेक्स के नाम पे भी आता है। बहुत सारे ब्रांड नेम है सेट्रेजिन के लिए। सेट्रेजिन भी एलर्जी कम करती है, लेकिन ये कुछ लोगों पे सेडेशन करा सकती है, कुछ लोगों पे सेडेशन नहीं करा सकती। बहुत सारे लोग होते हैं कि उसमें सेट्रेजिन सेंसिटिविटी होती है और उनमें ये ड्रग भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके सेडेशन करा सकता है, लेकिन कुछ लोग अगर इसके 2 टैबलेट भी ले ले तो उसको सेडेशन नहीं करा सकते। सो दिस इज पार्शियली लाइपोफिलिक बट पार्शियली लाइपोफोबिक इन नेचर। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अनदर इज loratadine, another drug that is called loratadine. This very commonly used in market. इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज टैबलेट लोरटेब। ये किसके नाम से आता है? लोरटेब के नाम से। अगर आप लोग जाकर किसी भी शॉप वाले को कहे कि मुझे लोरटेब टैबलेट दे दें, तो उस लोरटेब के साथ नीचे फार्मूला क्या होगा? लोरेटाडीन होगा। क्लियर है। तो लोरेटाडीन इज अनदर H1 ब्लॉकर विच इज प्रेजेंट इन विच जनरेशन? सेकंड जनरेशन। ठीक है। और आखिर में लेके फेक्सोफेनाडीन। यह नाम सुना है कि नहीं? फेक्सोफेनाडीन। और फेक्सोफेनाडीन जो फार्मूले के साथ आता है दैट इज फेक्सेट। किस टैबलेट में? फेक्सेट टैबलेट। ठीक है, ये 3 याद रखने। आप लोगों से इसमें सवाल आएगा। देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, आप उसको क्लोरपेनारामीन दे दें और दूसरे पेशेंट को जनाब फेक्सोफेनाडीन दे दें। अब इन दोनों का काम किसको ब्लॉक करना है? H1। और दोनों का काम किस चीज़ की काम को रोकना है? हिस्टामीन। बोथ आर एंटी हिस्टामीन, बोथ विल रिलीव विच रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये वाले जो ड्रग है ये एलर्जी कम करने के साथ साथ नींद भी लाती है। दे आर सेडेटिव बिकॉज दीज ड्रग हैज़ अ गुड CNS पेनिट्रेशन। लेकिन ये वाले जो कैटेगरी के ड्रग हैं ये अगर हम खाए तो इससे एलर्जी तो कम होगी, लेकिन इससे ज़्यादा नींद नहीं आती। स्पेशली वो ड्रग अगर आप दिन के वक्त किसी को देना चाहें जिससे नींद के चांसेस 0 हो लेकिन एलर्जी कंट्रोल कर सके, वो फेक्सोफेनाडीन है। वो क्या है? फेक्सोफेनाडीन। ये लास्ट टाइम एनएलई स्टेप 1 में क्वेश्चन आया था कि एक टैक्सी ड्राइवर है और वो जनाब आपसे रास्ते में मिल जाता है सुबह सवेरे और उसको स्नीजिंग है, उसको कफ है, स्नीजिंग है, और वो ये बताता है कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ और बाहर, मतलब ये है कि सर्दी का मौसम है, वो कहते हैं जब भी मैं बाहर निकलता हूँ घर से तो मुझे ये अलामात स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर मौसम की वजह से इंसान की नाक बहना, इंसान को कांसी आना, ये सारी एलर्जी है कि नहीं, उस एलर्जिक सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए वो बंदा टैक्सी ड्राइवर है, दिन का वक्त है, उसने तो काम भी करना है, तो आप मोर सेडेटिव देंगे कि लेस सेडेटिव? लेस सेडेटिव। और उस केस के अंदर डे टाइम एलर्जी के लिए द ड्रग ऑफ द चॉइस दैट इज कॉल्ड फेक्सोफेनाडीन। वो क्या होता है? फेक्सोफेनाडीन।
क्योंकि फैक्सेट के नाम से जो एलर्जी का टेबलेट होता है इसमें 0% सेडेशन होता है, इससे इंसान को नींद नहीं आती, क्लियर है, लेकिन वी कैन कंट्रोल एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। अब इन दोनों के कंबाइंडली लेके यूजेस कि इन दोनों का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, फर्स्ट वन लेके इन दोनों की जो प्राइमरी यूज़ है दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी। ये हम किस में यूज़ कर सकते हैं, एलर्जी में। हाँ जी, सॉफ्टेन भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है ना, वो भी इस सेकंड जनरेशन के अंदर आता है, ठीक है ना, सॉफ्टेन भी आता है, 10 mg में आता है, 20 mg, सारा सेकंड जनरेशन में, ठीक है। ओके, अब चाहे फर्स्ट जनरेशन ले ले या सेकंड ले ले, दोनों को हम प्राइमरीली यूज करते हैं टू कंट्रोल ऑफ एलर्जी, क्योंकि एंटी हिस्टामिन है तो ये हम एलर्जी में दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज ड्रग आर यूज्ड इन केस ऑफ इंसोम्निया, किस में दे सकते हैं, इंसोम्निया। इंसोम्निया से मुराद स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है। अगर एक इंसान है वो ये कहता है कि मुझे नींद नहीं आती या उसकी नींद डिस्टर्ब है, तो आप ऐसा ड्रग दे दें जिससे इंसान को नींद इंड्यूस हो जाए, तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड, फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि दिस ड्रग हैज अ गुड सीएनएस पेनिट्रेशन। तो ऐसे ड्रग जो एलर्जी भी कंट्रोल करे और इंसान की स्लीप भी इंड्यूस करे, और हम किस चीज़ को ट्रीट कर सके, इंसोम्निया, उसके लिए भी हम क्या दे सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं। नेक्स्ट लिखे, दीज ड्रग आर प्राइमरीली आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ये कांसी में भी दे सकते हैं। एक्चुअली जिन लोगों को कफ होता है 99% उन लोगों में एलर्जी भी होती है, और इसका मतलब ये है कि कफ लगने का एक बिग रीज़न क्या है, वो एलर्जी है। तो उस कफ को कंट्रोल करने के लिए हमने एंटी हिस्टामिन या एलर्जी कंट्रोलिंग ड्रग भी देनी होती है, ठीक है जी। ये जनाब इसके मेन पॉइंट्स थे। दूसरी बात, ये तो वो ड्रग है जिस पे हम हिस्टामिन की जाकर किस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, H1। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिससे हम हिस्टामिन की कौन सी रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे, H2, लेकिन वो हम GIT में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ इसकी जनाब 2-3 चीज़ें लेके, सेकंड जनरेशन लेके H2 ब्लॉकर, ये दोनों तो हमारे पास कौन से ब्लॉक करते हैं, H1। अब हम क्या पढ़ेंगे, H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। Histamine is a chemical in the body which act in multiple receptor including H1 receptor and H2। H1 रिसेप्टर पे दो तरह के ड्रग्स काम करते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। अब वो ड्रग्स पढ़ेंगे जिसने किसको ब्लॉक करना है, H2। सबसे पहले तो लेके कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ H2 रिसेप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो हिस्टामिन 2 है, H2 रिसेप्टर है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक। ये कहाँ पे होता है, स्टमक। स्टमक में एक सेल है पैराइटल सेल, कौन सा सेल, पैराइटल सेल। तो प्लीज़ याद रखें ये सारी की सारी बेसिक फिजियोलॉजी है, ठीक है ना, ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ही समझाई जाती है, और इसी फिजियोलॉजी के ऊपर ये फार्माकोलॉजी होती है, ठीक है ना। आप लोगों से पहले कोई ये पूछे कि हिस्टामिन तो छोड़े, ड्रग्स भी छोड़े, पहले H2 रिसेप्टर बताए कहाँ पे होता है, तो नॉर्मल चीज़ के बारे में समझना ये क्या है, फिजियोलॉजी है कि नहीं। इसका मतलब ये है, इफ समवन आस्क यू कि नॉर्मली जो H2 रिसेप्टर है ये बॉडी के अंदर कहाँ पे होते हैं, हाँ जी, आंसर इज स्टमक। अब स्टमक में दो तरह के सेल्स होते हैं, इधर फोकस करें, पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल। तो ये पैराइटल सेल पे होता है, कहाँ पे होता है, पैराइटल सेल। तो यहाँ पे लेके H2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन विच सेल, शाबाश, प्रेजेंट इन पैराइटल सेल, पैराइटल सेल ऑफ स्टमक, ये स्टमक में होता है पैराइटल सेल। और आप लोगों ने सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर हम H2 रिसेप्टर को स्टमक के अंदर किस सेल पे एक्टिवेट करें, पैराइटल सेल, इससे तेजाबियत बढ़ सकता है, दैट इज कॉल्ड HCl। स्टमक के अंदर कौन सा तेजाब होता है, HCl। इसका मतलब जिन लोगों को मैदे की तेजाबियत की शिकायत है तो उसमें एक एक्टिवेशन किस रिसेप्टर की होती है, H2। तो हमने ऐसे ड्रग देने हैं जिससे हम H2 को क्या करें, ब्लॉक करें, तो HCl की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो लेके जनाब ड्रग्स देखे एग्जाम्पल्स, एजेंट्स, वो कौन से ड्रग है जिससे हम H2 रिसेप्टर को स्टमक में ब्लॉक कर सकते हैं। द ड्रग इज कॉल्ड रेनिटिडीन। कौन सा ड्रग है, रेनिटिडीन। जेंटेक का नाम सुना है कि नहीं। नेक्स्ट देखें, दैट इज कॉल्ड फेमोटिडीन, ठीक है, फेमोटिडीन। नेक्स्ट इज कॉल्ड सेमिटिडीन, ये क्या है, सेमिटिडीन। और लास्ट लेके निजाटिडीन। जितने भी टिडीन फैमिली है ये सारे के सारे वो ड्रग है जो स्टमक के अंदर किस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, H2। और इन ड्रग्स का काम स्टमक के अंदर HCl की प्रोडक्शन को क्या करना है, काम करना है। तो इन ड्रग्स की यूज क्या होगी, गैस्ट्राइटिस, किस में यूज होता है, गैस्ट्राइटिस। इन ड्रग की यूज क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर, किस में यूज होगा, गैस्ट्रिक अल्सर, जिसको हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं।
तो गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस ऐसी कंडीशन जहाँ पे पेशेंट ये कंप्लेंट करे कि इसकी मैदे में तेजाबियत बढ़ गई है, तो उसका एक हल ये है कि हम ऐसे ड्रग दे दें जिसपे हम पैराइटल सेल के ऊपर किस रिसेप्टर को ब्लॉक करें, H2, एंड दोज ड्रग्स आर रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सेमेटिडीन एंड नेजाटिडीन। क्लियर है? इन सब में ये एबिलिटी नहीं है कि वो CNS को एंटर कर सके एक्सेप्ट सेमेटिडीन। यहाँ पे लेके कैन एंटर CNS, ये MCQs आता है। इसका मतलब ये है द ओनली ड्रग इन H2 ब्लॉकर विच हैज़ द एबिलिटी टू एंटर CNS दैट इज सेमेटिडीन। अब चाहे इनमें से कोई भी ले ले, ये CNS में एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन सेमेटिडीन एक ऐसा ड्रग है कि H2 को ब्लॉक करने के साथ साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके किस में एंट्री कर सकता है, CNS में। तो CNS साइड इफेक्ट ये किस ड्रग से हो सकती है, सेमेटिडीन से हो सकती है। क्लियर है? तो देखिए सेमेटिडीन इज C फॉर CNS प्रॉब्लम, ये CNS प्रॉब्लम करा सकती है। ठीक है जी, इसी तरह याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब सेमेटिडीन CNS में एंट्री करे तो एबनॉर्मली न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है, और उस एबनॉर्मल न्यूरॉन एक्टिवेशन की वजह से इंसान को सीजर होते मिर्गी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी की मसल स्टिफ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जन। व्हाट इज कन्वर्जन? इट इज द सीवियर कंट्रैक्शन ऑफ द मसल ड्यू टू सीजर अटैक। सीजर का मतलब मिर्गी जिसको कहते हैं, या फिट्स का नाम सुना है कि नहीं? जिन लोगों को फिट्स होते हैं, झटके लगते हैं, उन लोगों में पूरी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टिफ। उस स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि एक बंदा है उसने गैस्ट्राइटिस के लिए H2 ब्लॉकर यूज़ किया था और बाद में जनाब उसी ड्रग की वजह से उसको फिट्स पड़ गए, उसको कन्वर्जन्स पड़ गए, तो कौन सा ड्रग ले रहा होगा, सेमेटिडीन। क्योंकि सेमेटिडीन एक ऐसा ड्रग है कि ये CNS में जाकर एंट्री करता है और ये ब्रेन के अंदर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फिट्स के अटैक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, ये सेमेटिडीन अगर मेल बंदा ज़्यादा देर तक खाए और लॉन्ग रन तक खाए तो मेल में ब्रेस्ट टिश्यू की इन्लार्जमेंट करता है, जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। इन्लार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। तो देखें इन सब में से वो ड्रग जिसका गायनेकोमेस्टिया रिस्क भी है, जिसका CNS पेनिट्रेशन भी है, वो सारा का सारा क्या है, सेमेटिडीन। इन अनवांटेड साइड इफेक्ट की वजह से मार्केट में आजकल सेमेटिडीन का यूज लिमिटेड है। क्लियर है कि नहीं? इसमें अगर ज़्यादा यूज होता है वो फेमोटिडीन है। क्या है, फेमोटिडीन। और इसके बाद अगर बेस्ट अवेलेबिलिटी विद लीस्ट साइड इफेक्ट है तो वो रेनिटिडीन है। क्लियर है कि नहीं? तो इन कैटेगरी के अंदर सबका काम एक है, लेकिन इनमें से एक ड्रग ऐसा है कि इसके अनवांटेड साइड इफेक्ट ज़्यादा है, जैसा कि गायनेकोमेस्टिया कराना, जैसा कि CNS साइड इफेक्ट कराना, ये सब किसका है, सेमेटिडीन। इसलिए मार्केट के अंदर इसका यूज आजकल क्या है, वो लिमिटेड है, वो कम है। क्लियर है? बिकॉज ऑफ दीज अनवांटेड साइड इफेक्ट। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? शाबाश। आज हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ आस्थमा, कि आस्थमा की ड्रग क्या है। और प्लीज़ जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं इन ड्रग्स को सीखे, कल को घर में काम आ सकता है, या आप लोग फॉर एग्जांपल किसी भी जगह काम कर रहे होंगे तो आस्थमा के बहुत सारे पेशेंट होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रग आप लोग दे सकेंगे। हर एक बंदा फोकस करे, जो न्यू है ओल्ड है, हर एक बंदा इसको लेके एटलीस्ट ये टॉपिक हर एक बंदा लेके कल को जिधर भी जाओगे इसके पेशेंट्स मिलेंगे और एटलीस्ट पता होगा कि मैंने इसको कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कौन कौन से ड्रग देने हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग दे दें कि मैनेजमेंट ऑफ, क्या बस ये लेके, मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल आस्थमा। ठीक है, मतलब जो दमे का मरीज होता है इसके अंदर हमने कौन कौन से ड्रग देने हैं। ठीक है जी, ओके। इसका मतलब ये है, सबसे पहले इस ड्रग्स को समझने से पहले 3 बातें याद रखें। आस्थमा के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ये कल हमने बात की थी ना। देखें, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो ब्रोंकस है या जिस पे हम एयरवे होता है वो नेर होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आना जाना क्या है, मुश्किल होता है। अब सुन ले, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन 2 तरह की होती है, एक रिवर्सेबल है और एक इरिवर्सेबल है। ये बात आप लोग पूरी जिंदगी याद रखें एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट इन द कमिंग टाइम कि इरिवर्सेबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन वो COPD है। वो क्या है, COPD। लेकिन रिवर्सेबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ये आस्थमा होता है। अगर हम आस्थमा पेशेंट को ऐसी ड्रग दे दें जिससे हम ब्रोंकस को डायलेट करें तो पेशेंट की जो सिम्टम है उसमें कमी आ सकती है। तो इसका मतलब ऐसा ब्रोंको कंस्ट्रक्शन जो रिवर्सेबल हो तो वो क्या होगा, आस्थमा।
और जो इरिवर्सिबल हो वो COPD होता है। क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट तो याद रखें कि इस कंडीशन में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है? ब्रोंको। और इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से द पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होता है। नंबर 2, आस्थमा पेशेंट में ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन भी होती है। क्या होती है? इन्फ्लेमेशन। इसलिए कहते हैं कि आस्थमा इज अ इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम। ये क्या है? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि आस्थमा पेशेंट में अगर हम ब्रोंकस को अंदर से देखते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट भी होता है और उसकी इन्फ्लेमेशन भी होती है। बात समझ रहे कि नहीं? तो देखें, और आस्थमा 1-2 दिन की डिजीज है कि ये ज़्यादा देर तक रहती है, ज़्यादा। अगर एक बच्चा है उसको बचपन से आस्थमा हो तो बड़ा भी हो जाएगा फिर भी उसको क्या होगा? आस्थमा, क्योंकि ये जेनेटिक के साथ लिंक होता है और जेनेटिक प्रॉब्लम हम ठीक नहीं कर सकते। कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते। तो आस्थमा इज अक्यूट प्रॉब्लम या क्रोनिक? ये क्रोनिक है। क्रोनिक मीन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन है। तो सुन ले, मैं 2-3 वर्ड्स के तो आप लोगों ने याद रखना है। अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्रोनिक है और उसमें जनाब क्या है? इन्फ्लेमेशन है। तो अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल? रिवर्सेबल। तो अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिवर्सेबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्टिव डिजीज दैट इज नोन एज आस्थमा। इसको आस्थमा कहते हैं। तो जब भी वर्ड आ जाए, मैं 2 बातें देखें, अ क्रोनिक इरिवर्सेबल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज वो क्या होगी? COPD। बट क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिवर्सेबल ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज दैट इज आस्थमा, वो आस्थमा होगा। क्लियर है? और दूसरी बात, आस्थमा के अंदर आप लोगों को मैंने कल बताया था कि जिन लोगों को आस्थमा होता है उसमें IgG एंटीबॉडी होगी कि IgE? IgE। और जिस पेशेंट में IgE एंटीबॉडी होगी तो वो खास चीज़ को एलर्जी होगा कि नहीं, और उस एलर्जी को हम टाइप 1 एलर्जी कहते हैं। क्या? टाइप 1। यहाँ पे लेके एलर्जी टाइप 1 लेके, इसका मतलब ये है कि जो आस्थमा के पेशेंट होते हैं उसमें कौन सी एलर्जी होती है? टाइप 1। और ये सबको पता है कि टाइप 1 एलर्जी के अंदर देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ विच एंटीबॉडी? IgE। वो क्या होगी? IgE। जिसने 3 बात याद की उसका फार्माकोलॉजी पार्ट आसान हो गया। क्लियर है? देखिए, रट्टे आप लोगों ने नहीं लगाने, ड्रग्स नहीं रटने हैं, पहले ये करना है कि हमने पढ़ना क्या है। अब देखिए, आपके पास आस्थमा पेशेंट आए तो बीइंग अ डॉक्टर हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इस बंदे में ब्रोंको क्या है? कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ब्रैकेट में लेके रिवर्सेबल है। क्या है? रिवर्सेबल, क्योंकि इरिवर्सेबल तो COPD होगा। अब यह रिवर्सेबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है। सारे एग्री कर रहे हैं कि नहीं? दूसरी इसमें बात क्या है? इन्फ्लेमेशन हुई है ब्रोंकस की। और तीसरी बात, इसमें एलर्जी की कौन सी टाइप है? टाइप 1 है, जिसमें कौन सी एंटीबॉडी बढ़ गई है? IgE। अब इधर फोकस करें, मैं एज अ डॉक्टर अगर इस पेशेंट को ड्रग दूंगा तो मेरा टारगेट यह है कि मैं ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करूं। तो मेरा टारगेट यह है कि मैं ऐसे ड्रग दूंगा जिससे मैं ब्रोंकस को क्या करूं? तो फर्स्ट ड्रग इन माय मैनेजमेंट इज ब्रोंको डायलेटर्स। वो क्या होंगे? ब्रोंको डायलेटर। फिर दूसरे हिस्से में ऐसे ड्रग दूंगा जिससे मैं इन्फ्लेमेशन को क्या करूं? कम। 2000 कार्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसको क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी। और फिर ऐसे ड्रग दूंगा जिससे हम किसको कंट्रोल करें? तो एंटी एलर्जिक टाइप 1 ड्रग होते हैं। तो 3 हेडिंग है, ब्रोंको डायलेटर टू रिलीव ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी टू रिलीव इन्फ्लेमेशन एंड एंटी एलर्जिक टाइप 1 ड्रग। इन 3 हेडिंग्स के जरिए हम किसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे? आस्थमा की मैनेजमेंट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हेडिंग दे दे ब्रोंको डायलेटर। अब आसान हो गया क्या नहीं? तो फर्स्ट लेके ब्रोंको डायलेटर्स। अब देखिए, ये जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे इनके अंदर जितने भी ड्रग्स आएंगे उन सब का काम ब्रोंकस को क्या करना होगा? डायलेट करना होगा। ठीक है जी। और जितना ब्रोंकस डायलेट होगा तो एयर के लिए आना जाना आसान होगा कि मुश्किल? आसान होगा। तो डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। क्लियर है? अब इसमें जो सबसे पहला ड्रग आता है, अब ब्रोंको डायलेटर एक कैटेगरी है, लेकिन इसके अंदर जो पहली फैमिली हम पढ़ेंगे उसका नाम है बीटा 2 एगोनिस्ट। वो कौन से ड्रग है? बीटा 2 एगोनिस्ट। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बीटा 2 एगोनिस्ट। अब इसमें आप लोगों को 2-3 बातें बताने लगा। क्या बात? ये बिल्कुल बेसिक साइंसेस की फर्स्ट ईयर नॉलेज है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 हम जाएंगे। दिस इज फॉर एग्जांपल ब्रोंकस। ये क्या है? ब्रोंकस, जिसको हम एयरवे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एयर का आना जाना होता है, दैट इज ब्रोंकस। कल के लेक्चर में याद करें, ब्रोंकस इज लाइंड बाय विच मसल? स्मूथ मसल्स। इसमें क्या होते हैं? स्मूथ मसल। वेरी गुड। इसके अंदर इस तरह हमारे पास क्या होते हैं? शाबाश, स्मूथ मसल्स। अब इस स्मूथ मसल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं।
उनमें से एक का नाम है बीटा 2 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? बीटा 2। अब यहाँ तक हर एक को क्लियर है? अब इधर फोकस करें, अब मेरे सेंटेंस को सुन ले। इन आवर ब्रोंकस, चाहे लेफ्ट ब्रोंकस है या राइट ब्रोंकस है, इट कंटेन स्मूथ मसल विच इज लोडेड विद विच टाइप ऑफ रिसेप्टर? बीटा 2। अब देखें, मैं अगर ऐसा ड्रग देता हूँ जिस पे हम बीटा 2 को जनाब प्लस करें, प्लस का मतलब एक्टिवेट है, और ऐसा ड्रग जो बीटा 2 को क्या करे? ब्लॉक करे, तो ब्लॉक मीन माइनस है। इसका मतलब बीटा 2 को या जगाना या बीटा 2 को जनाब खत्म करना। तो ऐसा ड्रग जो बीटा 2 को एक्टिवेट करे तो उसका निशान प्लस है, और जो बीटा 2 को क्या करे? इनहिबिट करे, ब्लॉक करे, तो उसका निशान माइनस है। और फार्माकोलॉजी में ये आज से एक वर्ड याद रखे कि ऐसा ड्रग जो किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है उसको एगोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एगोनिस्ट। और जो रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो उसको एंटागोनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट। बात समझ गए कि नहीं? अब देखें, डॉक्टर्स ने इनिशियली जब देखा, उसने एक ड्रग दे दिया। इधर देखें, एक ड्रग हमने बाहर से दे दिया, इस ड्रग का नाम हमें पता नहीं था, दैट इज ए, लेकिन इस ड्रग का काम किस रिसेप्टर पे काम करना था? बीटा 2, और इसको एक्टिवेट करना था। तो ये कौन सा है? एगोनिस्ट है। क्या है? एगोनिस्ट। कहते हैं कि जब बीटा 2 को हम एक्टिवेट करें किसके अंदर? ब्रोंकस के अंदर, तो ब्रोंकस में जो चेंज आता है इट विल लीड टू डायलेशन। वो क्या करेगा? डायलेशन। इसलिए याद रखें, अगर आप आस्थमा पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स देंगे, क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर का नाम सुना है कि नहीं? एंड्राल गोली का नाम सुना है कि नहीं? जिस तरह प्रोप्रानोलोल वगैरह, ये सारे बीटा क्या है? ब्लॉकर है। अगर आस्थमा पेशेंट को मैं बीटा ब्लॉकर दूं तो उसमें मजीद क्या होगा? कंस्ट्रक्शन, वो बंदा तो मर जाएगा। इसलिए हमने आस्थमा पेशेंट में ब्रोंको क्या करना है? डायलेशन करना है। और उसका एक तरीका यह है कि हम बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें कि एक्टिवेट करें? एक्टिवेट करें। इसलिए द ड्रग शुड बी एगोनिस्ट ड्रग। क्लियर है? अब यहाँ पे हम यहाँ पे लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि इन ड्रग्स का काम क्या है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये ड्रग किस तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे लेके दीज एजेंट बताए, शाबाश, एक्टिवेट और ब्लॉक। एक्टिवेट, ये आप लोग को 1 by 1 समझा रहा हूँ। एक्टिवेट विच रिसेप्टर? बीटा 2 रिसेप्टर्स। जब ये बीटा 2 को एक्टिवेट करेंगे, अब एमसीक्यू सुन ले, अगर मैं एक ड्रग दे दूं बाहर से और वो ब्रोंकस के अंदर किसको एक्टिवेट करें? बीटा 2। तो बीटा 2 एक्टिवेशन की वजह से ब्रोंकस में जो चेंज आता है उसमें एक मीडिएटर बढ़ जाता है, एक केमिकल बढ़ जाता है, उसको साइक्लिक एएमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक एएमपी। ये क्वेश्चन आता है प्लेब में और ये क्वेश्चन आता है यूएस असेंबली में कि बीटा 2 एगोनिस्ट देने के बाद ब्रोंकस में जो केमिकल इंक्रीज होता है उसका नाम क्या है? साइक्लिक एएमपी। यहाँ पे लिखे, इसमें लिखे इंक्रीज लेवल ऑफ, यहाँ बस इंक्रीज लेवल ऑफ व्हाट? CAMP, साइक्लिक AMP। बात समझ गए कि नहीं? अब इधर देखें, मैं ऐसा करता हूँ, इस एरिया में देखें, इस एरिया में हमारे पास ब्रोंकस में कौन से मसल हैं? स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल के सेल्स होंगे कि नहीं? मैं स्मूथ मसल के एक सेल को बड़ा कर देता हूँ। मतलब ये मैंने एक सेल लिया है माइक्रोस्कोप में और ये सेल स्मूथ मसल से लिया है, और इस स्मूथ मसल के ऊपर जो ब्रोंकस में रिसेप्टर है उसका नाम क्या था? बीटा 2। कौन सा है? बीटा 2। ऐसा है कि नहीं? अब देखें, ये सेल है जो इस स्मूथ मसल से मैंने लिया है, इसके अंदर पहले से ये साइक्लिक एएमपी पड़ा होता है। अब साइक्लिक एएमपी प्रेजेंट इनसाइड द स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकस, लेकिन ये इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए, उसका लेवल बढ़ाने के लिए शर्त यह है कि हम किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करें? बीटा 2 को रिसेप्टर। क्लियर है? तो जब हम बीटा 2 को एक्टिवेट करें तो वो सेल के अंदर जो चेंज आएगा उससे किस चीज़ का लेवल बढ़ेगा? साइक्लिक एएमपी। क्लियर है? अब आप लोग कहोगे साइक्लिक एएमपी का काम क्या है? ये जब बढ़ जाएगा तो उसने करना क्या है? साइक्लिक एएमपी जब भी बढ़ जाता है ये ब्रोंकस के स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। क्या करता है? स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। तो यहाँ पे लेके कि साइक्लिक एएमपी की वजह से कंट्रैक्शन होगी कि रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट? आंसर इज स्मूथ मसल ऑफ दी ब्रोंकस। ठीक है? और आप लोग मुझे ये बताएं कि जब स्मूथ मसल को हम ब्रोंकस में क्या करें? रिलैक्स करें, तो उससे ब्रोंकस कंस्ट्रक्ट होगा क्या? डायलेट, एंड दैट लीड टू ब्रोंको डायलेशन दैट वी वांट इन आस्थमा। क्योंकि आस्थमा पेशेंट में खुद क्या होता है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, और हमारा टारगेट क्या करना है? ब्रोंको डायलेशन करना है। तो यहाँ पे लेके कि दिस ड्रग कैन काज ब्रोंको डायलेशन। अब आप लोग कहोगे, देखिए आप किसी शॉप में जाए तो सब आपको बताएंगे कि यार ये ड्रग ले ले, ये मैं 10 साल से शॉप में काम करता हूँ, जिसको भी दमे का अटैक होता है ये ड्रग काम कर जाता है। आप उससे ये पूछे कैसे,
उसको ये नहीं पता है, वो कहता है बस आप खा ले, आप टेंशन ना ले। क्लियर है कि नहीं? उसको ये नहीं पता कि कैसे। डॉक्टर्स को पता होता है कि ये ड्रग काम कैसे करता है। हम में और फार्मासिस्ट में फ़र्क ये है कि उन लोगों को ये नहीं पता होता कि इसने काम कैसे करना है। हमें पता भी होता है कि इस ड्रग ने बॉडी में करना क्या है। अब याद रखें, अगर मैं ऐसा ड्रग दे दूं बाहर से कि वो ब्रोंकस के स्मूथ मसल में किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, बीटा 2, तो उससे जो एंड रिजल्ट होगा वो ब्रोंको क्या है, डायलेशन। लेकिन द रीजन इज केस है हाउ, तो आंसर इज दैट कि ये ड्रग इनिशियली जब रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे तो वो उस सेल के अंदर किस चीज की लेवल को बढ़ाएंगे, साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी जब भी बढ़ता है मसल के अंदर तो वो मसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है। और जब मसल रिलैक्स होगा तो उससे ब्रोंको क्या हो जाती है, डायलेशन हो जाती है। और जब ब्रोंकस की डायलेशन होगी तो एयर का आना जाना आसान होगा कि नहीं, एंड पेशेंट की जो डिफिकल्टी है ब्रीदिंग की वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये जनाब बीटा 2 एगोनिस्ट की बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब लिखे टाइप्स, इसके टाइप्स है बीटा 2 एगोनिस्ट, इसकी जनाब दो टाइप्स है। इसकी जनाब दो टाइप्स में आप लोग एक साइड पे लेके शॉर्ट एक्टिंग, इधर देखें, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो बीटा 2 पे काम करते हैं लेकिन फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, तो उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट एक्टिंग। क्लियर है? और एक जनाब वो ड्रग है जो बीटा 2 पे काम करे लेकिन वो ज़्यादा देर तक काम करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। अब आप लोग के ख्याल में हाँ जी, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे। ऐसे ड्रग जो बीटा 2 को एक्टिवेट करे तो वो तो दोनों एगोनिस्ट है, लेकिन एक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और एक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है वो शॉर्ट एक्टिंग है, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है वो लॉन्ग एक्टिंग है। इसको हम SABA साबा कहते हैं, ठीक है, और इसको LABA लाबा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों याद रखें, ये फार्माकोलॉजी में यूज होता है। साबा स्टैंड फॉर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, और LABA मीन लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है। बस समझ रहे कि नहीं? अब ड्रग्स आता है इसमें, प्लीज ये आप लोगों ने याद रखना है, वो ड्रग हाँ जी जो किस रिसेप्टर पे काम करे, बीटा 2, बट फॉर विच आंसर इज शॉर्ट एक्टिंग, कम टाइम के लिए। उसका बेस्ट एग्जांपल सल्ब्यूटामोल है। कौन सा है? सल्ब्यूटामोल। पाकिस्तान में 10 में से हर दूसरा तीसरा बंदा सल्ब्यूटामोल यूज करता है, ठीक है। सल्ब्यूटामोल का जो फार्मूला है, मतलब शॉप में जाने के बाद अगर आप लोगों ने लेना है, दैट इज वेंटुलिन। ये किसके नाम से आता है? वेंटुलिन के नाम से। वेंटुलिन की जो टैबलेट है या वेंटुलिन की जो पफ लोग स्प्रे लेते हैं, इन सब का काम ब्रोंकस में बीटा 2 को एक्टिवेट करना होता है, फॉर विच टाइम, शॉर्ट टाइम। तो अगर एक बंदा है आस्थमा पेशेंट और वो अस्पताल में आया है, उसने सीने को पकड़ा है, छाती को पकड़ा है कि यार मुझे सांस नहीं आ रहा, तो आपने ऐसा ड्रग देना है कि वो जल्दी काम करे कि लॉन्ग टर्म में काम करे, जल्दी काम करे और उस अटैक को कम करे। तो शॉर्ट एक्टिंग इज द बेस्ट और लॉन्ग एक्टिंग। तो इमरजेंसी में आस्थमा के सिम्टम को रिलीव करने के लिए द बेस्ट ड्रग इन पाकिस्तान दैट इज सल्ब्यूटामोल। वो क्या होता है? सल्ब्यूटामोल होता है। सल्ब्यूटामोल अगर किसी ने ये पूछने के सर घर में इसका अगर टैबलेट हम रखें या घर में इसका अगर हम स्प्रे रखें तो हम किस नाम से ले सकते हैं? वेंटुलिन के नाम से। वेंटुलिन 4 mg के टैबलेट आती है, 4 मिलीग्राम, ठीक है। दैट इज बेस्ट फॉर दी शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो भी बीटा 2 को एक्टिवेट करते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, उसको हम कहते हैं एल्ब्यूटेरोल। इस ड्रग का नाम क्या है? एल्ब्यूटेरोल। अब देखिए प्लीज, ये दोनों सल्ब्यूटामोल एंड एल्ब्यूटेरोल, इनमें से कोई भी अगर आप लोग देंगे तो बीटा 2 को एक्टिवेट जरूर करेंगे, ब्रोंकोडायलेशन भी करेंगे, बट दे विल बी क्विकली एक्ट एंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? तो इन दोनों को हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं। अब लॉन्ग एक्टिंग, ऐसे ड्रग जो इस पे ही काम करे लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसमें जो पहला ड्रग है दैट इज कॉल्ड सल्मेट्रोल। इसमें कौन सा ड्रग आता है? सल्मेट्रोल एंड फोरमेट्रोल। कौन सा ड्रग? सल्मेट्रोल एंड फोरमेट्रोल। प्लीज आप लोग देखें, बहुत सारे लोग आफ्टर ग्रेजुएशन डू नॉट डिफरेंशिएट शॉर्ट एक्टिंग इन लॉन्ग एक्टिंग। आज से याद रखोगे, दैट विल रियली हेल्प यू इन द कमिंग टाइम। क्लियर है? अब देखिए ये सारे के सारे जो चारों ड्रग है, इसका काम किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है? बीटा 2। लेकिन इन दोनों का काम क्विक एक्शन है और इन दोनों का काम स्लो एक्शन है। ये लॉन्ग एक्टिंग में काम करते हैं और ये शॉर्ट एक्टिंग में काम करते हैं। क्लियर है जी? अब देखें इनमें से लेके जनाब यूज, इन दोनों का हम यूज कब कर सकते हैं?
मतलब यूज क्या है, नंबर 1 आस्थमा, ये किस में यूज होता है, आस्थमा। लेकिन मैं एक पॉइंट देखता हूँ जो एग्जाम में आता है, आस्थमा अटैक में। किस में, आस्थमा। एक पेशेंट है घर में, उसको पहले से दमे का मरीज है, वो नॉर्मल आपके साथ बातें कर रहा है, लेकिन अचानक किसी चीज़ की वजह से उसकी यकदम छाती पे दर्द आ गया और उसको सांस लेने में दुश्वारी हो गई। अब पेशेंट वाज आस्थमेटिक, लेकिन अभी उसको क्या हुआ है, अटैक हुआ है। बात समझ रहे कि नहीं। आस्थमा पेशेंट है घर में 4 साल से 5 साल से, उसको क्या है, आस्थमा है। वो बंदा कह रहा है कि मुझे डॉक्टर ने आज से 10 साल पहले बताया है कि आपको क्या है, आस्थमा। वो बातें कर रहा था आपके साथ, लेकिन किसी वजह से अचानक उसको जनाब सिम्टम पड़ गए आस्थमा के, चेस्ट टाइटनेस पड़ गई, डिस्पनिया पड़ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, आस्थमा अटैक कहेंगे। उस दौरान उसको ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम ब्रोंकस को क्या करें, डायलेट करें। जल्दी करें कि स्लोली करें, जल्दी। तो आस्थमा अटैक में अगर एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एंड द बेस्ट ड्रग इज नाउअडेज सल्ब्यूटामोल। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ ब्रैकेट में लेके शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे। बात समझ गए कि नहीं, क्योंकि ये ड्रग क्विकली उस सिम्टम को रिलीव करेंगे, उसको कम करेंगे। नंबर 2 लेके कि क्रोनिक आस्थमा। हाँ जी, क्रोनिक आस्थमा का मतलब क्या है, एक पेशेंट है उसको आस्थमा है, लेकिन वो कहते हैं कि जब दिन में मैं गोली ना खाऊं तो मेरा जो ना प्रॉब्लम ठीक हो नहीं होता, तो उसने वो गोली दिन में लेनी होती है, रोज लेनी होती है, फॉर 2 to 3 days और फॉर ईयर्स। तो उसको शॉर्ट एक्टिंग देंगे कि लॉन्ग, तो उसमें लेके LABA, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे। बात समझ गए कि नहीं। इसका मतलब अटैक में शॉर्ट एक्टिंग देंगे और लॉन्ग रन में क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेके ये दोनों, ये ड्रग जो है हम आस्थमा में दे सकते हैं कि नहीं, और आस्थमा के बाद दीज ड्रग कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ COPD। COPD में ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, और इन ड्रग का काम ब्रोंको क्या करना है, डायलेशन करना है। चाहे कोई भी डिजीज हो जिसमें पहले से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, तो हमने उसको क्या करता है, डायलेट करना है। अब याद रखें कि हमने ये चीज़ कहती है कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब यह है कि वी कैन नॉट रीबैक द ब्रोंकोस टोटली, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ % तक उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायलेशन। तो जस्ट द पेशेंट सिम्टम कैन इम्प्रूव, पेशेंट की सिम्टम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन टोटली हम ब्रोंकस को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है और ये क्या है, रिवर्सिबल है, डिजीज है। ठीक है जी। और आखिर में लेके कि एलर्जी, मतलब ये है कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस किस में दे सकते हैं, एलर्जिक, क्योंकि अगर एलर्जी की वजह से ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन हुई है और इससे ब्रोंकस नैरो हुआ है, तो उसमें भी डायलेट करने के लिए हम ये ड्रग दे सकते हैं। अब लास्ट टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसके साइड इफेक्ट्स आए थे, क्या आए थे, साइड इफेक्ट्स। तो लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, शाबाश, साइड इफेक्ट्स। एक्चुअली वैसे आप लोगों के ख्याल में साइड इफेक्ट्स जो बीटा-2 एगोनिस्ट के हैं वो शॉर्ट एक्टिंग से होंगे कि लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग तो बंदा ले लेता है और क्विकली विद इन मिनट्स खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करता है, शॉर्ट। जो बंदा लॉन्ग एक्टिंग लेगा तो वो ज़्यादा देर तक यूज़ करेगा, तो उसमें साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो प्लीज़ कौन कौन से, नंबर 1 इज कॉल्ड ट्रेमर, इसमें क्या होता है, ट्रेमर। इनवॉलंटरी मूवमेंट इन द हैंड इज कॉल्ड ट्रेमर। आप लोगों ने इस तरह कुछ लोग देखे होंगे, बैठे बैठाए उसकी हाथ में इस तरह इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, दिस इनवॉलंटरी मूवमेंट इज नोन एज ट्रेमर। ट्रेमर के कई अकसाम हैं, रेस्टिंग ट्रेमर, ठीक है ना, फाइन ट्रेमर, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने बूढ़े लोगों में देखा होगा, जिस बंदे का एज 60-70 से ज़्यादा होता है, उन लोगों में, बूढ़े लोगों में इनवॉलंटरी ट्रेमर होती है, वो पार्किंसन डिजीज होती है। क्या होती है, पार्किंसन। एग्जामिनर अगर आप लोगों से ये पूछे, एक पेशेंट है उसको पहले से क्या है, आस्थमा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लास्ट नाइट उसको ड्रग लगाई गई थी ताकि उसकी ब्रोंको क्या करे, डायलेशन। सुबह सवेरे जब आप वार्ड में गए, राउंड पे गए, उस पेशेंट में इनवॉलंटरी क्या थे, ट्रेमर, तो उस बंदे ने कौन सा ड्रग लिया है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट लिया है। क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब आस्थमा पेशेंट में अगर ट्रेमर की जिक्र आ जाए तो उसने कौन सा ड्रग लिया होगा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। दूसरी बात, सम टाइम ये जो लॉन्ग एक्टिंग है ये जनाब नोजिया करा सकती है। क्या करा सकती है, नोजिया, मीन मतली की कैफियत, इंसान को ऐसा लगता है कि नाउ आई एम गोइंग टू वोमिट, दैट इज कॉल्ड नोजिया। और सम टाइम द पेशेंट इवेंचुअली वोमिट, मतलब वोमिटिंग करा सकती है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑल द टाइम एग्जामिनर लव टू आस्क कि अगर लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट की हाइयर डोज ले ले और ज़्यादा देर तक ले ले, इट कैन अफेक्ट द हार्ट। ये किस पे काम करता है,
और हार्ट की रिदम खराब करके एरिथमियास करा सकता है। क्या करा सकता है? एरिथमियास। तो यहाँ पे याद रखे एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एरिथमिया। तो इंसान की जो हार्ट रिदम है वो इतनी बिगड़ जाती है, इंसान खुद अपनी हार्ट की रेट को फील कर सकता है, जिसको पल्पिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्पिटेशन। अब सुन लें, एरिथमियास के अंदर हार्ट की मिसाल इस तरह हो जाती है, इस तरह। तो हार्ट को इनफ टाइम नहीं मिलता कि वो ब्लड ले और वो फिर ब्लड बाहर निकाले। हम कहते हैं कि जब हार्ट की रिलैक्सेशन होती है उसको डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें ब्लड आता है, और जब वो इनफ ब्लड लेता है तो वो फिर कंट्रैक्ट करके ब्लड बाहर निकालता है, उसको सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टोल। फॉर अ गुड सिस्टोल देयर शुड बी गुड डायस्टोल। अगर हार्ट रिलैक्स ना करे, ब्लड ना ले, तो आया वो ब्लड निकाल पाएगा? नहीं। अगर वो ब्लड नहीं निकाल पाएगा तो बॉडी की डिमांड को पूरी नहीं कर सकेगा, जिसमें वाइटल ऑर्गन ब्रेन है। अब याद रखे जब एरिथमिया होता है, इस तरह हार्ट फ्लिकरिंग करता है, तो इसका मतलब यह है कि हार्ट को ब्लड तो आ रही है लेकिन वो ब्लड ले नहीं सकता, क्योंकि इसमें डायस्टोलिक टाइम कम पड़ गया कि ज़्यादा? कम पड़ गया है। क्योंकि रेट बढ़ गया है तो डायस्टोल के लिए टाइम क्या है? कम है। हार्ट की फीलिंग ज़्यादा होगी कि कम? कम होगी, तो वो ब्लड इजेक्ट नहीं कर सकेगा। और अगर इसमें हाइपोक्सिया हो जाए, ऑक्सीजन कम पड़ जाए ब्रेन को, तो इट कैन कॉज डेथ। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट से अगर डेथ की रीजन हो सकती है, तो वो क्या है? वो एरिथमिया है। वो क्या है? एरिथमिया है, हार्ट फेलियर है। तो ये पॉइंट याद रखें। इन पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द इनिशियल सिम्टम विच इज नोटिस्ड बाय द डॉक्टर आफ्टर टेकिंग लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट? आंसर इज ट्रेमर। लेकिन अगर एक पेशेंट लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ले रहे हैं और उसकी हालत बिगड़ गई, अब वो मरने की तरफ जा रहे, डेथ की तरफ जा रहे, और इसकी ईसीजी चेंजेस आ चुकी है, सो दैट शुड बी एरिथमियास। इसको एरिथमियास कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? और याद रखें, अगर एरिथमियास हो जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अगर इन ड्रग्स की वजह से एरिथमिया हो जाए तो पहला काम यह करना है कि स्टॉप द ड्रग। जो ड्रग आप दे रहे उसको प्रॉपर क्या करें? स्टॉप करें। और दूसरी बात, इसको एक डोज दे दे फेनिटोइन। क्या दे दे? फेनिटोइन। फेनिटोइन इज अ ड्रग विच कैन ट्रीट एरिथमिया। इसको एंटी एरिथमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी एरिथमिक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फेनिटोइन इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर, और ये क्या करता है? ये न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेशन को क्या करेगा? कम करेगा, हार्ट की एक्साइटेशन कम करेगा, और इससे एरिथमिया ठीक हो जाती है। क्लियर है? लेकिन जिस ड्रग्स की वजह से साइड इफेक्ट्स आ जाए तो उसूल यह है कि पहले उस ड्रग को क्या करें? स्टॉप करें। क्लियर है जी? सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द ड्रग्स। ओके, गुड क्वेश्चन। एक पेशेंट है, उसको कार्डियक इश्यूज है, वो पहले से हार्ट का मरीज है और उसको आस्थमा भी है, तो आया उसमें ये ड्रग दे सकते हैं कि नहीं? यस, वी कैन गो फॉर इट, लेकिन वी शुड चेक रेगुलर बेसिस हिज ब्लड प्रेशर, और रेगुलर बेसिस हर 2 से 3 दिन बाद इसकी एक ईसीजी करनी है। मतलब इस ड्रग को इतना डोज से नहीं बढ़ाना कि वो हार्ट को प्रॉब्लमेटिक। ये ड्रग नॉर्मली हार्ट को कुछ नहीं कहते, तब कहेंगे जब इसकी डोज को हम नॉर्मल से क्या करें? एक्सीड करें। तो जब कार्डियक पेशेंट हो और उसमें ये ड्रग यूज करेंगे, वी हैव टू कीप आइज ऑन दैट पेशेंट एंड वी हैव टू चेक रेगुलर बेसिस हिज ब्लड प्रेशर। ठीक है? हम बीपी को मेजर करेंगे, वाइटल साइन को मेजर करेंगे। अगर बीपी में चेंजेस आ रही है, इको में चेंजेस आ रही, ईसीजी में चेंजेस आ रही है, तो बेटर यह है कि उस ड्रग को क्या करें? स्टॉप करें। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक सुन ले, अभी तक जो हमने कैटेगरी पढ़ी है आस्थमा में, उस कैटेगरी का काम यह था कि ब्रोंकस को क्या करे? डायलेट करे। उस ग्रुप ऑफ ड्रग का नाम था बीटा 2 एगोनिस्ट। अब देखिए, बीटा 2 एगोनिस्ट वो ड्रग है जो ब्रोंकस के स्मूथ मसल में किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करे? बीटा 2। बीटा 2 को जो बंदा एक्टिवेट करेगा उससे किस चीज़ का लेवल बढ़ेगा? साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी स्मूथ मसल को क्या करेगा? रिलैक्स, और इससे ओवरऑल ब्रोंकस क्या होगा? डायलेट हो जाएगा। समझ गए? पेशेंट विल रिलीव द सिम्टम। अब कुछ ड्रग ऐसे है कि वो बीटा 2 पे कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, उसको शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं, और कुछ ज़्यादा देर तक काम करते हैं, उसको हम लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। अब वो ड्रग जो शॉर्ट एक्टिंग है उसमें सल्ब्यूटामोल है और एल्ब्यूटारोल है, और जो लॉन्ग एक्टिंग है उसमें सल्मेट्रोल है और फॉर्मेट्रोल है। क्लियर है कि नहीं? आप लोगों से ये सवाल है, पेशेंट है, उसको आस्थमा है, और रात के 2 बजे 3 बजे उसको घर में बैठे बैठाए एक्यूट सिम्टम आ गए और उसकी चेस्ट जो है टाइट हो गई, उसको सांस लेने में दुश्वारी है, तो अब क्विकली कौन सा ड्रग देंगे? शॉर्ट एक्टिंग देंगे, विच इज सल्ब्यूटामोल। क्या देंगे? सल्ब्यूटामोल। वेंटुलिन स्प्रे देंगे। क्या देंगे? वेंटुलिन स्प्रे। टैबलेट में देंगे कि स्प्रे फॉर्म में? स्प्रे फॉर्म में। स्प्रे से मुराद यह है
कि जब वो पफ करेगा स्प्रे तो वो ये स्प्रे जनाब नीचे डायरेक्ट ब्रोंकस में जाएगी। अगर ये टेबलेट लेगा वो स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ब्लड के जरिए तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो क्विक रिलीफ नहीं मिलेगा। क्विक रिलीफ हम ओरल रूट से देंगे, आईवी रूट से देंगे, या इनहेलेशनल रूट से। इनहेलेशनल रूट से those drugs that we take in the inhalation, they are called inhalational route. So best way to treat the symptom of asthma, that is which route? Inhalational route. अगर एक पेशेंट को पहले से आस्थमा है, बहुत टाइम से है, और वो ज़्यादा लॉन्ग रन में एक ड्रग लेना चाहे तो उसका नाम है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2। लेकिन लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जब भी किसी को आप स्टार्ट करवाएंगे उसको बताना कि अगर आपको इनवॉलंटरी हाथ की मूवमेंट पड़ गए तो आपने ये ड्रग मजीद नहीं लेना है, क्योंकि इट कैन काज ट्रेमर। ये क्या करा सकता है? ट्रेमर। या ये ड्रग लेने के बाद अगर आपको लगे कि आपकी पल्पिटेशन बढ़ गई है, हार्ट रिदम बढ़ गया है, फिर भी ये ड्रग स्टॉप करना है, बिकॉज इट कैन काज एरिथमियास। वो क्या करा सकते हैं? एरिथमियास। अब ये तो एक कैटेगरी है। अब ब्रोंकोडायलेटर में नेक्स्ट कैटेगरी लेके M3 एंटागोनिस्ट। शाबाश, ये लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ब्रोंकोडायलेटर में अभी तक हमने कितने कैटेगरीज पढ़े हैं? एक, उसका नाम था बीटा 2 एगोनिस्ट। नेक्स्ट ड्रग होते हैं, उसका काम है ब्रोंकोडायलेशन, लेकिन वो किस रिसेप्टर पे काम करेंगे? शाबाश, वेरी गुड, M3, और वो M3 को ब्लॉक करेंगे, दैट इज कॉल्ड M3 एंटागोनिस्ट। ये क्या होंगे? M3 एंटागोनिस्ट। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे जो मेन पॉइंट आप लोगों ने समझना है वो ये है कि हमारा जनाब मेन काम ब्रोंकस के साथ है। किसके साथ? ब्रोंकस। ब्रोंकस के अंदर शाबाश कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल। अब इधर देखें, प्लीज फोकस करें, दिस इज अ स्मूथ मसल। मैं कहता हूँ इस स्मूथ मसल पे एक रिसेप्टर जो हमने पढ़ा था वो बीटा 2 था, ऐसा है कि नहीं? इनमें इस स्मूथ मसल में एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? M3, मस्करेनिक 3। क्या? मस्करेनिक 3 या M3। हाँ जी, आप लोग बताएं, अगर ऐसा ड्रग जो बीटा 2 को एक्टिवेट करे एगोनिस्ट, तो वो ब्रोंको क्या करेगा? डायलेशन। वेरी गुड। बीटा 2 और M3 एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर हम M3 को एक्टिवेट करें तो वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन आस्थमा में तो हमने क्या करना है? डायलेशन। तो हम M3 को एक्टिवेट करेंगे कि ब्लॉक करेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे, तो अब जाकर ब्रोंकस क्या होगा? तो उसका नाम